इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से किसान भाई हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से संपर्क साझा करके अपने सुझाव साझा और समस्याएं साझा कर सके हैं। आज के लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज के फ़ोन इन का विषय रहेगा नवजात कटड़ू बछड़ू की देखभाल। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजन चौधरी जी, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय पिपली, कुरुक्षेत्र से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। तो आओ सुने कार्यक्रम फ़ोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम फ़ोन इन और इस कड़ी में आज का जो हमारा विषय रहेगा कि नवजात कटड़े बछड़ुओं व जो नई ब्याई गाय भैंस है उनकी देखभाल। और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर राजन चौधरी, जो पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय पिपली के अंदर। साथियों से प्रार्थना रहेगी कि संबंधित विषय पर ही फ़ोन करें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हम कर सकें। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सभी भाइयों को राम राम। डॉक्टर साहब, जब तक गाय भैंस दूध दे रही है हम बड़ा ख्याल रखते हैं जी, और खासकर जब धीरे धीरे जैसे वो नई दूध हो जाती है आगे हम उसका ध्यान रखना भी छोड़ देते हैं जी। ठीक है। और जब जाती है तब भी बहुत सी लापरवाही बरतते हैं जी, और उस लापरवाही का परिणाम होता है बहुत बड़ा नुकसान। या तो उसका बछड़ा जीवन खो देता है, या उसके शरीर में कोई कमी आ जाती है गाय भैंस के, या दूध पे इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी किन किन बातों का विशेष ख्याल रखा जाए कि उस कटड़े बछड़ू का भी सुरक्षित हो, बढ़िया स्वस्थ हो और गाय भैंस। बहुत ही एक अच्छा विषय है ये, क्योंकि देखिए जब भी हमारी जो गाय भैंस हैं जब वो ब्याएंगी और अगर जो भी उनके आगे संतान है अगर हम उसको ज़िंदा नहीं रख पाए तो ये समझिए कि हमारा जो पशुओं को रखने का जो मकसद है ना किसान भाइयों के लिए जो फ़ायदा उसका बनना चाहिए वो कभी भी नहीं बनता। तो ये जो विषय है इसके ऊपर बहुत ही आपने अच्छे तरीके से बात की। अच्छी, मैं चाहूँगा कि सभी किसान भाई जो है ना, चाहे उनसे मतलब है चाहे नहीं, पर इसको ध्यान से सुने जी। सबसे जो जरूरी विषय है इस समय पे वो है कि भी जो ब्याने वाला पशु है जिसका ब्याने जी। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर जी मैं बोल रहा गाँव श्यामगढ़ जिला करनाल। अपना नाम? मुस्तकीन है जी। मुस्तकीन? हाँ जी। जी मुस्तकीन जी, क्या पूछना है? सर जी मेरे पास एक बकरी है। अच्छा, वो भी आई थी, मतलब उसके बच्चे थोड़े कमजोर से हैं, मतलब उसके बारे में वो जानकारी मिलेगी सर जी। कितनी उम्र के हैं बच्चे अभी? अभी तो 1 महीने का है सर जी। 1 महीने का। दूध इन्होंने ठीक पिया था उस टाइम पे? बकरी का दूध ठीक उतर रहा था? हाँ जी, ठीक उतर रहा था। अच्छा, देखो अब तो आपने बस एक ही काम करना है कि आप इनको पेट के कीड़ों की गोली दिलवाएं आप। अच्छा जी। हाँ, जो भी आपका नज़दीक का पशु चिकित्सालय है वहाँ पे ये दवाइयाँ जो है ना मुफ्त मिलती हैं। तो एक गोली है, एक गोली जैसे आज आप दोगे, एक गोली 15 दिन के बाद। ये करनाल जो डेयरी है जी, इसमें मिल जाएगी दवाई है? नहीं, डेयरी फार्म में उसमें ना जाएं आप। जो हॉस्पिटल जो है ना, पशुओं का जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल के अंदर जाएं आपके नज़दीक। हाँ, तो उस हॉस्पिटल के अंदर जो है ना, क्योंकि ये तो वो केंद्र सरकार का है, जो डेयरी फार्म जो है वो केंद्र सरकार का है। हमने जो अपने राज्य सरकार के पशुओं के हॉस्पिटल जो है ना वहाँ चले जाएं आप, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और कोई बहुत ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है, छोटी सी बहुत हल्की सी दवाई होती है, आप वो दें। पेट के कीड़े अगर मर जाएंगे ना तो जो खाए पिएंगे बच्चे उनके शरीर को लगेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद जी।
ये जो हम बात कर रहे थे जी, तो जो पशु की जो देखभाल है और जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी देखभाल का जो बढ़िया जो समय शुरू हो जाता है वो मान के चलें आप लगभग 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है जी। तो 1 महीने पहले से हमने जो है ना पशुओं की खुराक का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसका ब्याने भर का 1 महीना रह गया है जी, क्योंकि यही वो समय है 1 महीना जिस दरमियान पशु का शरीर जो है जो उसका पहले जो कमजोरी आई है उस कमजोरी को उसने दूर करना है, क्योंकि उस समय पे हम दूध निकालना बंद कर देते हैं। तो सभी किसान भाइयों से तो मेरा निवेदन है कि जो हमारी जो विलायती गाय जो हैं होलिस्टिन फ्रीजन वाली, इनको कम से कम 1.5 महीना पहले ब्याने से निश्चित तौर पे इनको दूध से छोड़ दें आप, क्योंकि कई जैसे ये गाय हैं ये दूध देती रहती हैं आखिरी दिन तक, तो कई भाई जो है ना लालच करते हैं और आखिरी दिन तक दूध निकालते रहते हैं, तो उससे जो है ना फिर बड़े उससे शौक से कहते भी हैं हमारी गाय ने आखिर तक दूध दिया। आखिर तक दूध दिया जी। देखिए ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा अपराध है एक गाय के प्रति भी, क्योंकि जो उसके शरीर की तोड़ फोड़ है, जो बच्चे को उसने पालना है, सब ये खुराक जो है ना माँ के शरीर से मिलती है उसको। तो अगर माँ का शरीर कमजोर रहेगा, दूध देने में जो ताकत लगेगी, हम ये चाहते हैं कि वो ताकत शरीर के ऊपर ना लगे, ताकि वो बची हुई ताकत को शरीर अपने आप को पशु अपने शरीर को बनाने में लगाए, और दूसरी बात जो बच्चे को पालना है उसको पाले जी। तो गिरधारी भाई जी आप जान के बड़े हैरान होंगे कि जब ब्याने के 5-7-10 दिन रह जाते हैं तो उस टाइम पे बच्चे का वजन जो है लगभग आधा किलो रोज के हिसाब से बढ़ता है जी। अच्छा, तो अब आप ये अंदाजा लगाएं। पहले एक फोन ले लें। जी हेलो, नमस्कार साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गांव कैमला, जिला जिला करनाल, जय भगवान नाम है। जय भगवान जी, क्या पूछना है? हमने सूर फार्म कराया जी 6 महीने से जी जी। तो ये पूछना है कि उसको मतलब क्रॉसिंग कब करवानी चाहिए सूरी को? सूर्य क्रॉसिंग कब करानी चाहिए? हाँ क्रॉसिंग हाँ, मतलब जब गाभण जब कराना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, तो देखिए जी जी डॉक्टर साहब सवाल पूछ लो जी। दूसरा मेरा ये है उसके रख रखाव कैसा है? बस 2 प्रश्न है मेरे। अच्छा जी, देखिए थोड़ा सा तो ज़्यादा बेहतर तो ये रहेगा कि भाई जो भी आपके नज़दीक पशुओं का हॉस्पिटल लगता है आप वहाँ डॉक्टर से बैठ के इसके ऊपर डिटेल में आप जो है ना पूछें इसको, क्योंकि जो मैनेजमेंट का यानी कि जो देखभाल का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा एक विषय लंबा है, उस पर बैठ के बात करने का हिसाब है, आधा घंटा पौना घंटे का टाइम उसको चाहिए। देखिए जहाँ तक इसको सूरी को गाभण कराने का जहाँ तक विषय है, तो हम नॉर्मली सुअरी और सुअर को साथ ही रखते हैं, तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा विशेष दिमाग लगाने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती इस चीज़ के लिए। तो अगर आप अलग अलग रखेंगे जब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं है, वो प्रक्रिया अपने आप ही कुदरती तौर पे ही हो जाती है। ये नहीं, मैंने सुना डॉक्टर साहब अब जब 60 किलो की हो जाती है तभी क्रॉसिंग करवानी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो ये तो इस बात पे निर्भर करता है कि भी जो सुअरी जो है वो उम्र जो है ना, उम्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितनी उम्र के ऊपर जाके वजन बढ़ता है। वजन तो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उम्र भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, वो कितने साल कितने महीने की हो चुकी है। तो लगभग 9-10 महीने के ऊपर जाके 11 महीने के अंदर मतलब कोई भी सूरी जो है ना वो अगले मतलब गाभण होने लायक बन जाती है ये। तो अगर कमजोरी रहेगी शरीर में फिर थोड़ा लंबा समय लेगी। तो आप ये जो है ना किसी भी पशु चिकित्सक से जाके आप बैठ के बड़े आराम से आप इस पे बात कर लें, और कहीं और नहीं तो आप किसी भी दिन मेरे पास जो है ना पिपली आ जाएं हॉस्पिटल के अंदर, मैं आपको सारी बात डिटेल में समझा दूंगा बड़े अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, दूसरा प्रश्न डॉक्टर साहब मतलब मैं हूँ सन समाज से जी, वाल्मीकि जाति से नहीं हूँ, वाल्मीकि जाति से नहीं हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। और वे सूर है वे उनसे लंबे तगड़े। हाँ जी हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। वो फार्म कर रखा है। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है। फार्म जो है ना, ये सुअर फार्म के ऊपर हमारी सरकार का बड़ा ध्यान है, काफी लंबे समय से सरकार का इसके ऊपर ध्यान है कि भी आप इन चीजों को शुरू करें। आपने इस पे लोन लिया था या कैसे वैसे खरीद के लाए हो आप? नहीं, अपना खुद का कोई लोन नहीं लिया। चलो बहुत अच्छी बात है, इसके लोन भी आप ले सकते हो, सरकार की तरफ से लोन की सुविधा भी है। और ये सारी बातें जो है ना, देखिए मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि फिर वो जो हमारा मुद्दा है ना वो भटक जाएगा। तो आप इसके बारे में कभी भी आप आ जाएं, पशु चिकित्सक पशु के हॉस्पिटल में कहीं भी चले जाएं, नहीं तो आप कभी घूमते फिरते अगर इधर आएँ, आप पिपली आ जाएं, तो बिल्कुल डिटेल में मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा समय लगने वाला काम है। पिपली पशुओं का हॉस्पिटल किसी से भी आप पूछ लेना, गुरुद्वारे के पास में है, मेन रोड के पास ही है जी। अच्छा, गुरुद्वारे के पास। जी 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 जी। तो आप जी कभी भी आप आ जाए, सारे मैं डिटेल में आपकी शंकाएं दूर कर दूंगा सारी। बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब बात करते हैं जो
आधा किलो वजन रोज का बढ़ रहा है। जी जी। तो अब आधा किलो वजन अगर बच्चे का रोज का बढ़ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ को कितनी खुराक चाहिए जिससे कि वो उस बच्चे के वजन को आधा किलो बढ़ा सके। तो अगर उसी समय जिस समय बच्चे का वजन बढ़ रहा है अगर उस समय माँ को दूध भी पैदा करना पड़ गया तो वो उस शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान इसका बनता है। तो माँ जो है ना वो स्वस्थ नहीं हो पाती। तो इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है भी कम से कम 1.5 महीना पहले जो है ना अपने जो ब्याने वाला पशु है उसको 1.5 महीना पहले दूध से निश्चित तौर पे छोड़ दें। और जो है ना खुराक का भी फिर हमें जो लास्ट का 1 महीना है इसमें खुराक का भी हमें बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार क्या करते हैं पशुपालक भाई कि दूध कम, जैसे कई पशु अच्छा दूध देते हैं तो दूध कम नहीं करते, तो क्या करते हैं कि जो आप उसको जो बांडा दे रहे हैं यानी जो खड़ है बिनोड़े वगैरह दे रहे हैं उसको किसान भाई कम कर देते हैं ताकि वो दूध देना कम कर ले और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं कि दूध निकालना तो बंद कर दिया लेकिन फिर वो खड़ और जो बिनोड़ा जो शरीर को चाहिए उसकी ताकत वापस लाने के लिए वो भाई शुरू नहीं कर पाते। तो आखिर का जो 1 महीना है इसमें निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया खुराक आपने पशु को देनी, लगभग वैसी ही खुराक जैसी आप पशु के ब्याने से पहले ब्याने के बाद जब आप देते हो अच्छा दूध पशु दे रहा हुआ है तो वैसी खुराक आपने पहले से शुरू करनी है। और अपने एरिया के अंदर जो है 50-50 ग्राम सुबह शाम अगर आप सरसों का तेल उसकी जो भी आप खड़ वगैरह दे रहे हैं उसमें डालते रहें तो वो बहुत ही बढ़िया शरीर को बहुत बढ़िया शरीर बनेगा और अच्छे आराम से पशु ब्याह जाएगा और बच्चा भी हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पैदा होगा। लेकिन समस्या यहाँ पे डॉक्टर साहब कि इसी 1 महीने में उला प्रभाव बढ़ते हैं। जी हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। अपना नाम? रामजी लाल चौहान। रामजीलाल जी क्या पूछना है? ये पूछ रहा जी, ये हमारी जो माता है जिनको माता कहते हैं हिंदू जी, गाय को? हाँ गाय के जी जी। और ये मतलब इनका गर्भ नहीं ठहरता, मगर यदि इनका गर्भ ठहर जा जवान गया हमारी बछड़िया जो लोग छोड़ देते हैं जो मतलब वो नहीं होता मतलब वो गाँव ठहर देनी गवर्नमेंट ठहर देनी जी। इसका कोई इलाज नहीं बना जी आज तक। जी मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जहाँ तक गाबन ना ठहरने का सवाल है इसके पीछे 3 मोटे किसी भी पशु का गाबन ठहरने के लिए 3 चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होनी जरूरी हैं। 3 चीज़ें क्या हैं वो अब मैं आपको मुद्दा समझा दूंगा, आपके समझ में आ जाएगा कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। नंबर 1 बात है कि पशु का जो अपनी गाय है या बछड़ी है उसका सही टाइम से सही तरीके से हीट में आना, यानी कि वो राम्बे बाँ करे। एक तो चीज सबसे पहले जरूरी चीज ये है। दूसरी चीज क्या है कि बिल्कुल सही समय से टिक्का लगना, जो गर्भ धारण का टिक्का है अगर वो सही समय से नहीं लगेगा तो पशु गाबड़ नहीं ठहरेगा। तीसरी बात है कि टिक्का लगाने वाला सही, यानी जो टिक्का लगाने लग रहा है उसका टिक्का सही होना चाहिए और वो लगाने वाला सही होना चाहिए। ये जो 3 चीजें हैं जब तक ये तीनों चीजें सही मेल नहीं खाएंगी तब तक पशु के गाबड़ों के अंदर समस्या बनी रहेगी। अब हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या आ रखी है कि हम किसान भाई जो हैं वो ध्यान नहीं देते कि पशु ने बोलना शुरू कब किया है। कई बार पशु क्या करता है कि बोलता नहीं है, सिर्फ जेरे दे देता है। तो ऐसे पशुओं का सही समय ढूंढना कि किस समय इसको टिक्का लगना वो बड़ी जरूरी चीज है। तो मोटी सी बात मैं आपके लिए और सभी किसान भाइयों के लिए बता दूं कि भी जो पशु रामता है जब वो रामना बंद कर देता है उसको टिक्का लग जाना चाहिए। जैसे आज सवेरे रामना शुरू किया तो शाम तक पशु रामना कम कर देगा या बंद कर देगा, तो उसको आज शाम को टीका लग जाना चाहिए। हमारे किसान भाई क्या करते हैं 2-2 दिन इंतजार करके जब वो खून गिरना शुरू कर देती है तब टीका लगवाते हैं, वो सबसे गलत काम है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा पशु हमारे खराब होने लग रहे हैं। दूसरी बात, अगर उसने आज जेरे आज हमने देख लिया, कल जाके डॉक्टर को कहेंगे कि जी ये टीका लगा दीजिए जी हमारी तो जेरे दे रही थी, वो तरीका बिल्कुल गलत है। आप अपने मन को खुश करने के लिए टीका ना लगवाएं, पशु के गाभण होने के लिए जिस समय टीका लगना जरूरी उस समय टीका लगवाएं। डॉक्टर साहब ये बात नहीं है, ये बात तो है जनाब, आप जो कह रहे हो तो बात तो ठीक है डॉक्टर साहब जी। बात पता क्या जी, यदि जैसे गौशाला, हमारे गौशाला तो हमारी है ही यहाँ जी, गौशाला में छोड़ के आते हैं लोग जी, छोड़ के आते हैं ना जी, वहाँ उनका कोई मतलब सुविधा नहीं होता, न उनको घास मिलता है न उनको कुछ भी नहीं मिलता। यदि गौशाला में सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रबंध हो जाए और वहाँ से डॉक्टर साहब उनको मतलब ऐसे जो बच्चादानी खराब है या जो भी है डॉक्टर ठीक कराए तो इन गौओं को धक्के खाने से बच जाते हैं। रामलाल जी देखो, जो समस्या आप बता रहे हो ना, वैसे तो आज का कार्यक्रम था कि अगर आपके पशु में कोई दिक्कत है उसके बारे में, लेकिन जो समस्या आपने उठाई है ना,
अगर गौशाला में आपकी गाय हैं, वो तो गौशाला का जो मालिक है, जो भी ट्रस्टी होता है ना, समस्या है कि नहीं है। अब यहाँ सरकार या डॉक्टर साहब क्या करेंगे इसके अंदर जाकर के? वो तो जाके हरदम गौशाला पूछने से रहे कि कितनी गायें गैबड़ है, कितनी नहीं है। वो तो हाँ, वो तो मुद्दा वहां पे ना सर, इसलिए यही मुद्दा नीति का है। ये मुद्दा जो कार्यक्रम है वो है कि हमारी ये देश का मुद्दा है जनाब। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें उसके लिए हर एक आदमी को सहयोग करना पड़ेगा, सरकार अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। गाय तो आपकी गौशाला में है जी, ऐसे है जनाब, ऐसे। जी, डॉक्टर साहब भाई की बात बीच में रहेगी। जी। चलो, क्योंकि जो कुछ साथी शायद नीतियों को और समस्याओं को इकट्ठा कर लेते हैं, देखिए समझ नहीं पा रहे हम क्या करना चाहते हैं। देखिए, मेन मुद्दा ये है कि हम जो भी किसान भाई जिनका अपना पशु है, निजी पशु जिन्होंने रखे हुए हैं, उनके लिए अपना ये प्रोग्राम है ताकि उनको हम लाभान्वित कर सके। तो जैसा कि आपने कहा कि हाँ, निश्चित तौर पे लास्ट का जो 1 महीना बच जाता है, तो उस समय किसान भाई थोड़े से मतलब ऐसे हो जाते हैं कि ध्यान थोड़ा कम कर देते हैं अपने पशु के समय की तरफ, जबकि वो समय जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पशु की तरफ ध्यान देने का समय है वो, क्योंकि उसी समय पशु ने अपने शरीर की जो तंदुरुस्ती को बढ़ाना है, बच्चे को पालना है, और जो अगले ब्याने के बाद जब उसका दूध बनेगा तो जो दूध की कोशिकाएं हैं उसकी भी उसने मरम्मत करनी है। तो ये समय जो है ना, लास्ट का 1 महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 74 और 25% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 2 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। तापमान में हल्की गिरावट आने, हवा की गति सामान्य रहने तथा वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र जिले में बीच बीच में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम खुश्क रहने का अनुमान है, आप अपने फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों को बता दें, जो आज का हमारा विषय है वह नवजात कटोरे बछड़ों व नई ब्याई गाय भैंसों की देखभाल। और साथियों से और प्रार्थना है कि वो जो समस्या आपके पशु के साथ है उस पर ही चर्चा करें। नीतियों की चर्चा के लिए हम फिर कोई ना कोई कार्यक्रम रखेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी। डॉक्टर साहब, तो अब हम जो मेन मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं कि नवजात, जैसे अब पहला 1 महीना बड़ा जरूरी है, ये हमने सब किसान भाइयों को बता दिया। ब्याने के बाद एक और बड़ी जरूरी चीज होती है कि जो मैं एक बात जरूर बात करना चाहूंगा इस विषय में, वो होती है पशु का जेर गिरना और ना गिरना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं सभी किसान भाइयों को अब इसके अपने दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जेर गिरना और ना गिरना ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये कोई भी दवा दारू जो है जेर गिरने में कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं करती। तो अगर पशु की शरीर स्वस्थ है, अंदर से उसकी जो रासायनिक प्रक्रिया है अगर वो ठीक हो रही हैं तो पशु जेर गिर देगा। अगर प्रक्रिया सही नहीं है तो उसकी जेर रुक जाएगी। लेकिन जेर रुकने के बाद भी लगभग 7वें 8वें दिन पशु पूर्ण रूप से जेर बाहर डाल देता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा खतरे वाली बात नहीं। बात हुई देखभाल की, अगर देखभाल ठीक हुई है जी तो वो समय से जेर डाल देगा। लेकिन अगर कमी रहेगी, जैसे खान पान में उसकी कमी रहेगी, तो जो रासायनिक प्रक्रिया शरीर में बढ़नी चाहिए, जो बच्चादानी के अंदर की जो वातावरण है, अगर वो सही नहीं बनेगा तो फिर वो जेर रुक जाती है। पर इसमें भी जो किसान भाई, हमारे पशुपालक भाई हैं, ज्यादा घबराए नहीं। इसका जेर पशु अपने आप से ही डाल दिया करता है लगभग 6ठे दिन 7वें दिन। तो इसके लिए थोड़ी बहुत दवाई है, वो आप अपने निकट के पशु चिकित्सक से बात करके ले सकते हैं। पर ज़्यादा चिंता की बात नहीं। कई पशुपालक भाई बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि भी पता नहीं क्या हो गया, जेर रहेगी। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई चिंता का विषय ये नहीं है। तो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब पशु ब्याह गया, तो पशु ब्याहने के तुरंत बाद जब भी बच्चा, चाहे वो गाय का बछड़ा है, बछड़ी है या कटड़ा कटड़ी है, तो जो ही वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं ब्याने के बाद, लगभग 10-15 मिनट से लेकर आधा घंटा पौना घंटा के बीच में, जो ही वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, सबसे पहला काम जो हमने करना है वो करना है माँ का दूध पिलाना है, जो कि खीस जिसको हम बोलते हैं। ये जो खीस है ये कुदरत ने छोटे बच्चे के लिए ही
अमृत के समान एक चीज बनाई है कुदरत ने। और बहुत से हमारे किसान भाई जो हैं, पशुपालक भाई जो हैं, इन चीजों को निकाल के, खीस निकाल के और जाके कुर्डी में दबाते हैं। कुछ लोग कुत्तों को पिलाते हैं। डॉक्टर साहब फोन है जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? रामसार से बोल रहे हैं। नाम? बलदेव सिंह है। बलदेव जी, क्या पूछना है? मैं डंगरा के बारे में पूछ रहा जो टी मैस है। अच्छा, जो टिया के मैस है? ठहर नहीं रही जी। नहीं, जो टिया के मैस है, जो टिया है। हाँ, मैं उसके बेचियो। हाँ जी। हाँ, बेच है। 2.5 साल की हो रही है। 2.5-3 उन्होंने। अच्छा, तो ये बोली नहीं अभी तक कभी, या गाबड़ नहीं ठहर रही है? बोली तो है, ठहर भी नहीं है। आपने टिक्का लगवाया इसको या जोटे को भी दिखाया? जोटे पर दिखाया, टिक्का लगवाया था कोई। जोटे को नहीं दिखाया आपने? नहीं, जोटे पर दिखाया, टिक्का नहीं लगवाया कोई। अच्छा, जोटे को ही दिखाया, टिक्का नहीं लगवाया। कितनी बार दिखा चुके जोटे को आप? 5 फेरी। 5 फेरी। देखो जी, अब मैं आपको निश्चित तौर पे बात बता दूं। अब आप इस बात को समझ लें कि भी इसका मतलब इसकी निश्चित तौर पे इसकी बच्चादानी के अंदर खराबी है। 2 बार जोटे को जब आप दिखाने लग रहे हो तो 2 बार से ज्यादा जोटे को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। टिक्के तो हम 3 बार के लिए बोलते हैं, भाई एक बार गाबड़ नहीं ठहरा, दोबारा लगवा लो, फिर तीसरी बार फिर लगवा लो। बट जोटा अगर 2 बार हमने जोटे के पास उसको कठड़ी को छोड़ दिया और आराम से खड़ी होकर वो होगी है गाबड़, तो अगर उसके बावजूद भी वो गाबड़ नहीं ठहरती है तो इसका मतलब निश्चित तौर पर इसकी बच्चादानी के अंदर खराबी है। तो उसके लिए जो इलाज बनता है, इलाज होता है कि हम बच्चादानी के अंदर दवाई छोड़ते हैं और साथ ही इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि इसके अंदर जो खराबी है, जो सोजन आई हुई है और जो कीटाणु अंदर चले गए हैं वो खत्म हो जाए। तो अब आप जो है ना, जो भी आपका नजदीक का हॉस्पिटल है वहां पे इसको अपने को ले जाएं या डॉक्टर साहब को बुला लें। तो इसका 3 दिन का, जब ये बोल लेगी उसी टाइम इसका इलाज बनेगा। 3 दिन का इसका इलाज कराएं आप। दवाई अंदर छुड़वानी है आपने, टिक्का लगवाना है गर्दन के अंदर, ताकि सारी उसकी जो बच्चादानी है वो एकदम स्वस्थ हो जाए। उसके बाद एक हीट मिस करा के अगली हीट के अंदर आप चाहे जोटे को दिखा देना, चाहे गाबन होने की सुई लगवा लेना, जैसा भी आपको उचित लगे करा लेना, गाबन ठहर जाएगी। लेकिन इसको ज्यादा समय अब आप खराब ना करें, इसका इलाज कराएं अब आप। ये तो एक गांव में इसका बच्चा का नहीं समूह बन जाए। हाँ, कोई नहीं, आप गाँव वाले की बात ना करो, बस जो मैंने आपको बता दिया, आपने इसका इलाज कराना है। अब जितना समय आप गंवाओगे उतना आपको दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। 5-7 बार आपने गाबन करानी है। अगली बार जब भी बोलती है हॉस्पिटल में लेके जाओ और इसका इलाज कराओ। बाहर जाना पड़ा, डॉक्टर आ रहे हैं। देखो, जो तो जो भी आपका हॉस्पिटल पड़ता है, आपके गांव में हॉस्पिटल है डांगरों का? 700 में तो है। वहाँ डॉक्टर नहीं आ रहा कोई। आप पपड़ावा है? पपड़ावा में जो कोई बात नहीं, पपड़ावा नजदीक है। हाँ, पपड़ावा है। हाँ जी, तो बस डॉक्टर से आप इलाज कराओ, ये आपकी गाबन ठहर जाएगी। ज्यादा समय खराब ना करें आप इसके लिए। हाँ, यही तो बात है। ना 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 ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी निश्चित तौर पे। कोई चिंता की बात नहीं है इसकी, ये ठीक हो जाएगी। ये बीमारी बिल्कुल इलाज वाली है। ठीक है। तो सब इनको खींच पाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ये तो बात बहुत ध्यान देने वाली है। देखिए, खींच कभी कई बार देखो, आपने भी ये देखा होगा, अभी कई बार हम लोग जैसे गांव में जब रहते थे तो ज्यादा खींच पी लेते तो दस्त लग जाते थे जी। तो ये जो प्रकृति ने, कुदरत ने इसको दस्तावर बनाया है खींच को, ताकि बच्चा, जो भी बच्चे के पेट के अंदर जो भी गंदगी पड़ी है वो दस्त लग के साफ हो जाए। शुरू के जो काली काली देखो आप करेंगे, पहली लेटरिन काली काली आती है, चिट्टी बोलते हैं आप उसको, तो वो जो है ना उसको साफ करने के लिए, और उसके अंदर बहुत सी बीमारियों को लड़ने की ताकत है। जैसे हम गाय और भैंसों को टिक्का लगाते हैं, मुंह खुरका और गलगोटुआ, तो उससे बचने के जो चीज है वो भी इस दूध के जरिए बच्चे को मिलेगी। तो अगर हमने पहले 24 घंटे में अच्छे भरपेट पशु बच्चे को नहीं पिलाया तो वो बच्चा कभी भी स्वस्थ जिंदगी में नहीं हो सकता। जी। दूसरी समस्या आएगी जूनों की। जी, ये बहुत बहुत सही आपने मुद्दा उठाया है। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जून एक ऐसी चीज है कि जून 3 तरीके से बच्चे के पेट के अंदर जाती है। पहली तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है, अगर माँ के पेट के अंदर कीड़े हैं तो वो अंडे और उसके लार्वे जो है ना उसके बच्चादानी के थ्रू ही बच्चे के अंदर चले जाते हैं। यानी जिस दिन बच्चा पैदा होगा उसी दिन उसके पेट के अंदर जून रहेंगी। सबसे पहले एक फोन ले ले। जी, हेलो 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 डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं गांव बीराखेड़ी जनपद सहारनपुर से बोल रहा हूँ। जी वीरेंद्र जी, क्या पूछना है? जी, मेरे पास भैंस के 3 बच्चे हैं। अच्छा, बछड़ी है कि? 4 भैंस के हैं जी, 4 मंथ का, 2 मंथ का और 1 मंथ का। नहीं, कटड़ा है कटड़ी है? 2 कटड़े हैं जी, 1 कटड़ी। अच्छा, बहुत हेल्दी है। मैं और चाह रहा कि इनकी और ग्रोथ हो, कोई तरल पदार्थ इनको एक्स्ट्रा दूं। जी, देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। देखो, इसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि दूध की जो वैल्यू है किसी भी बच्चे के लिए वो लगभग है, पहले 1 महीना, ज्यादा करो तो आप 10 दिन और जोड़ दो, 40 दिन 45 दिन ही दूध की वैल्यू है।
निश्चित तौर पे हर बच्चे को लगभग 25वें दिन 30वें दिन जो है ना उसको घास खाना शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, 1 मंथ का जी। हाँ, तो 1 महीने पे जिसने घास खाना शुरू कर दिया उसकी प्रक्रिया ठीक होगी, इसका मतलब वो शरीर से स्वस्थ है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनकी पेट के अंदर जून नहीं होने देनी। बस आपने देखो, नियम के हिसाब से सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा सभी किसान भाइयों को कि पहले जब बच्चा 10 दिन का हो गया उस टाइम पे उसको जूनों की एक दवाई दे दें आप। फिर जब वो 20 दिन का हो गया एक खुराक फिर दे दें। फिर लगभग महीने और 1.5 महीने के बीच में एक खुराक फिर दे दें। और उसके बाद 6-6 महीने से खुराक आप पेट के कीड़ों की इनको देते रहें, क्योंकि पेट में कीड़े बार बार बढ़ जाते हैं और ये ही बच्चे को उबरने नहीं देते। तो जब आपने ये 3 खुराक आपने समय से अगर बच्चे को जूनों के लिए दे दी तो उसके बाद आपके बच्चे की मतलब ये देखिए, इसके लिए कोई ज़्यादा कोशिशें करने की हमें जरूरत नहीं है। जो माँ घास खा रही है, जो उसके साथ वो दलिया वगैरह जो आप दे रहे हो, बच्चे को दूध चुंगा के और माँ के साथ ही छोड़ दो, बस जो उसके हिस्से में आएगा उसका उतना उसके लिए बहुत है। घास खा के ही बच्चा अपने आप में हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। इसके लिए कोई अपने को ज़्यादा हलवा बना के खिलाने की इसको जरूरत नहीं है। अगर आपने जूने मार दी ना तो बच्चा अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। हाँ जी, डिवर्मिंग मैंने कर दी। बहुत बढ़िया। डिवर्मिंग में मैंने फ्रीडम की टैबलेट इनको दे दी। जी जी, बहुत बढ़िया। बस आप ये समय से समय देते रहें, हर 2 महीने से तो जरूर दे दें 2-3 बार। और जैसे जो छोटे वाले हैं उनको 10, 1 महीना और 1.5 महीने वैसे दे दें, और बड़े वालों को 2-1 महीने में दे दें, फिर 6 महीने में दे दें। बस कोई अलग से कुछ अलग से पिलाने का कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक जी तो जानकारी। तो सब चलते हम बात करेंगे कि जून का कारण क्या है। जी देखिए, जून जो है मतलब कि जूने अपने आप में एक जैसे मच्छर है, मक्खी है, इस टाइप के। और जैसे कई बार नालियों में कीड़े पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा नाली गंदी नाली होती है तो वहाँ कीड़े पड़ गए। तो ये जून लगभग इसी टाइप की है, लेकिन होती साइज में बहुत छोटी है। तो ये जो है ना, एक पशु के शरीर के अंदर कई बार एक फित्ते जैसी होती है लंबी लंबी, और कई बार होती है जूने जो होती हैं वो होती हैं अक्सर छोटी। तो जून नॉर्मली जो है ना, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं इनके पेट में रहती है। बड़े पशुओं को अक्सर जूने नहीं होती, उनको लंबी लंबी फित्ता कृमि बोलते हैं, उनको वो वाले बीमारी बनती है। और ये जो है ना, जब बच्चे के पेट में रहती हैं तो ये फिर अंडे देते हैं, और अंडा जो है ना वो बच्चे की लैट्रिन के जरिए बाहर आ जाता है, और वो सारे वातावरण में, घास में, मिट्टी में मिक्स हो जाता है। उसके बाद दोबारा जब किसी ने वो मिट्टी चाट ली है, वो घास खा लिया, उसके थ्रू अंडा पेट में चला गया, दोबारा फिर जून बन जाती है। तो ये जो कीड़े हैं इनके बहुत अच्छे, हरियाणा सरकार ने तो आप ये मान के चलें लगभग 12 मासी जो है ना दवाइयां लगभग उपलब्ध हैं पेट के कीड़ों के लिए। तो ये तो किसान भाइयों से निवेदन है कि जो भी आपका नजदीक का हॉस्पिटल है वहां जाएं और अपनी दवाई लेते रहें और दिलाते रहें। सब बात तो बहुत करनी थी, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है तो चलना पड़ेगा। तो आप इस डॉक्टर राजन चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे किसान साथियों को, पशुपालकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। ये तो भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन नवजात कटड़ू बछड़ों की देखभाल पर डॉक्टर राजन चौधरी जी, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय पिपली कुरुक्षेत्र से। इनसे बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।